हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि ये टॉपिक बेसिकली एज स्टाइल्स के बारे में है। हम इसमें बात करेंगे कि क्यों एज स्टाइल्स को पिछले 5 सालों में WWE ने उस तरह से पुश नहीं दिया जैसा वो डिज़र्व करता था। हमने देखा था कि एज स्टाइल्स एक टाइम पे WWE के टॉप पे था। वैसे आज भी एज स्टाइल्स एज अ रेसलर अगर बात करें तो दुनिया के टॉप 5 रेसलर में आप कह सकते हैं। इन रिंग उसकी जो एबिलिटी है उस हिसाब से वो आज भी नंबर 1 कहलाया जा सकता है। लेकिन अगर हम उसकी बुकिंग की बात करें कि WWE ने एज स्टाइल्स को कैसा बुक किया है पिछले 5 सालों में, तो वो इंतहाई घटिया लेवल की बुकिंग है। एज स्टाइल्स के कैलिबर का सुपरस्टार बहुत ही बेटर डिज़र्व करता है। ये जनवरी 2026 में एज स्टाइल्स को 10 साल मुकम्मल हो जाएंगे WWE में। एंड आई बिलीव कि एज स्टाइल्स का जो WWE का करियर है उसे हम 2 फेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक फ़ेस 2016 से लेके 2020 तक का है जहाँ पे वो बिल्कुल ही टॉप लेवल सुपरस्टार था, और दूसरा फेस है 2021 से लेके 2026 तक का जहाँ पे एज स्टाइल्स को WWE ने आसमान से लेकर ज़मीन पर ही गिरा दिया है। ऐसी लेवल की घटिया बुकिंग है। एज स्टाइल्स ने अपना लास्ट सिंगल टाइटल 2020 में जीता था जब उसने डैनियल ब्रायन को टूर्नामेंट के फाइनल में हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप जीती थी। बाय द वे वो बहुत ही कमाल का मैच था। पेंडेमिक एरा के जितने मैचेस थे मेरे ख्याल में वो टॉप 5 में शामिल होता है। अगर आपने नहीं देखा तो आपको लाजमी देखना चाहिए। एनीवेज माय पॉइंट इज़ कि एज स्टाइल्स के कैलिबर का सुपरस्टार हो और आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो 5 सालों से एक भी सिंगल टाइटल नहीं जीता। एजे का डाउनफॉल उस वक्त शुरू हो गया था जब WWE ने उसे ओमोस के साथ पेयर अप कर दिया था 2020 में। ये पेयर अप एजे के लिए बहुत डैमेजिंग साबित हुआ क्योंकि इस पेयर अप में ऐसा लग रहा था कि जो मेन अट्रैक्शन है वो ओमोस है, ना कि एजे स्टाइल्स। डिस्पाइट द फैक्ट कि एजे स्टाइल्स ने ओमोस के साथ मिलकर रेसलमेनिया में टैग टीम चैम्पियनशिप जीती और एज अ रिज़ल्ट एजे ग्रैंड स्लैम चैम्पियन भी बन गया। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जीतना एजे स्टाइल्स के लिए बुरा साबित हुआ क्योंकि एजे स्टाइल्स मज़ीद 6-7 महीने ये टैग टीम डिवीज़न में स्टक रहा और ओमोस के साथ। ओमोस और एजे स्टाइल्स का ना कोई जोड़ बनता था ना कोई सेंस बनती थी। एवं ही फजूल में एजे स्टाइल्स का टाइम ज़ाया कर दिया। पूरा साल जो है इसे टैग डिवीज़न में ओमोस जैसे बंदे के साथ लटकाए रखा। एंड इवेंचुअली जब एजे स्टाइल्स और ओमोस की टीम को ख़त्म कर दिया गया, एजे स्टाइल्स को दोबारा बेबी फेस बना दिया गया। ऐसा लगने लगा था कि एजे स्टाइल्स को WWE दोबारा मेन इवेंट पिक्चर में शामिल करेगी क्योंकि जब रेसलमेनिया 38 का सीज़न आया तो WWE ने एजे स्टाइल्स को रेटेड आर्ट सुपरस्टार एज के साथ फ्यूड में शामिल कर दिया। ये मैच ऑन पेपर तो आप कह सकते हैं कि 5 स्टार का होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली WWE ने इसको बहुत ही पुअर बुक किया था। इस मैच में एक फिनिशर लगा था जो एज ने इसको एजे को फिनोमिनल फोरआर्म मारने के दौरान स्पीयर लगा दिया था और इसी पे 1 2 3 हो गया। कोई भी किक आउट नहीं हुआ। इस तरह के मैचों में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फिनिशर से 1 या 2 फिनिशर से किक आउट होगा, फिर ही मैच का इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एजे को एक ही स्पीयर में WWE ने हरवा दिया। दोस्तों, यहाँ तक का जो एरा था ये विंस मैकमैन का एरा था। जितनी भी बुकिंग हुई एजे स्टाइल्स की यहाँ तक वो विंस मैकमैन के अंडर हुई। तो बेसिकली विंस मैकमैन ने 2016 से लेकर 2020 तक एजे स्टाइल को बहुत अच्छा बुक किया। 2021 और 22 में उसे मिड कार्ड में कर दिया, डाउन ग्रेड कर दिया, जो वो डिज़र्व नहीं था करता। लेकिन फिर भी विंस मैकमैन के ओवरऑल एरा में एजे स्टाइल्स एक टॉप लेवल का सुपरस्टार था। लेकिन इसके बाद शुरू हो जाता है ट्रिपल एच का एरा। ट्रिपल एच के अंडर जितना डाउनग्रेड एजे स्टाइल्स हुआ है मेरा नहीं ख्याल कोई और रेसलर हुआ हो अपार्ट फ्रॉम फिन बैलर ऑफ कोर्स। 2022 वो साल था जब ट्रिपल एच ने क्रिएटिव टीम में टोटल कंट्रोल हासिल कर लिया था। मतलब वो बुकिंग का कोई भी डिसीजन लेता उसे कोई चैलेंज नहीं था कर सकता। और कैसा अजीब इत्तेफाक है, 2022 ही वो आखिरी साल है जब एजे स्टाइल्स ने अपना कोई लास्ट PLE का मैच जीता हो। PLE या आप पेपर व्यू कह लें। 2022 में एजे स्टाइल्स और फिन बैलर का सर्वाइवर सीरीज़ में मैच हुआ था और वो आखिरी मैच है एजे स्टाइल्स का जो उसने पिछले 3 सालों में PLE में जीता हो। आप इमेजिन कर सकते हैं कि रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, रैंडी ऑर्टन, CM पंक इन जैसे सुपरस्टार अपना आखिरी मैच 3 साल पहले 2022 में जीते हों। नहीं इमेजिन कर सकते ना।
क्या एजे स्टाइल्स उनके लेवल का सुपरस्टार नहीं है? ईमानदारी से बताइएगा, है ना? कुछ आप में से ये भी कहेंगे कि इन रिंग वाइज वो उनसे बेहतर सुपरस्टार है, और उसके बावजूद वो अपना आखिरी मैच जो है 3 साल पहले जीता था पीएलए का। ये मतलब क्या है यार, इस तरह कौन बुक करता है? विंस मैकमैन के अंडर एजे स्टाइल्स हर पीएलई में होता था, ऑलमोस्ट हर पीएलई में होता था, कोई ना कोई मैच उसका लाजमी होता था। लेकिन ट्रिपल एच के अंडर एजे स्टाइल्स कई पेपर व्यूज़ जो है वो उसके लिए बुक ही नहीं होता। इनफैक्ट 2023 में एजे को लेके WWE के पास रेसलमेनिया के लिए कोई प्लान था ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली एजे इंजरी की वजह से रेसलमेनिया 39 में शामिल नहीं हो सका। लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या WWE के पास एजे को लेके कोई प्लान था रेसलमेनिया के लिए, तो उसने कहा कि WWE के पास कोई प्लान नहीं था, ना WWE ने उसे इन्फॉर्म किया था। यार मतलब रेसलमेनिया के लिए 4-5-6 महीने पहले आप प्लान बनाना शुरू कर देते हैं, और आपके पास एजे स्टाइल्स है और आपको यही नहीं पता कि आपने उसके साथ क्या करना है, उसे शामिल करना है या नहीं करना। यार हाउ कुड यू डू दैट? मूविंग ऑन, एजे स्टाइल्स और सेथ रॉलिंस का टूर्नामेंट का फाइनल होता है न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप के लिए। बाय द वे आपको पता ही होगा, ये जो चैम्पियनशिप थी ये WWE ने दोबारा रिवाइव की थी, वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप अंडर अ न्यू डिज़ाइन। और ये मैच जो था वो सेथ रॉलिंस जीत जाता है। ऑफ कोर्स इस पे कंप्लेन तो नहीं कर सकते कि सेथ क्यों जीता, क्योंकि सेथ भी एक टॉप लेवल सुपरस्टार है, वो भी डिज़र्व करता है। बट आई वुड डिसएग्री कि ये मैच सेथ रॉलिंस की बजाय एजे को जीतना चाहिए था। उसकी रीज़न ये है कि सेथ रॉलिंस ऑलरेडी एक मेन इवेंट पिक्चर में था, टॉप लेवल सुपरस्टार था। एजे का जो स्टॉक था वो डाउन हो चुका था। ये मैच अगर एजे जीत जाता तो एजे को एक तरह से आप रिवाइव कर देते, बट ऐसा नहीं हो सका। और इसके बाद एजे स्टाइल्स का फ्यूड होता है ब्लड लाइन के साथ। ये जो फ्यूड था ये बहुत ही शॉर्ट टर्म सा था, 1-2 वीक चला होगा। और इसके बाद WWE ने जॉन सीना और एजे स्टाइल्स का टीम अप टीज़ किया था। इनफैक्ट ऑलमोस्ट बुक हो चुका था ये मैच अगेंस्ट द ब्लड लाइन, बट उसके बाद WWE ने अपना ये जो प्लान था ये चेंज कर दिया और एजे को इस मैच में से निकाल दिया और इसकी जगह LA नाइट को इंसर्ट कर दिया। WWE ने स्टोरी ये चलाई कि एजे इंजर्ड है, इस वजह से वो मैच में शामिल नहीं होगा, और इसी वजह से एजे को ऑफ टीवी रखा 2-3 महीने के लिए। तो मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि ये एजे और जॉन सीना को ही टीम अप करना चाहिए था, क्योंकि ये मैच बहुत ही नॉस्टैल्जिक भी होना था एजे और जॉन सीना की हिस्ट्री की वजह से, और मैच का कैलिबर भी बेटर होना था अगर एजे होता। आफ्टर दैट कुछ महीनों बाद एजे स्टाइल्स का कमबैक कराते हैं एज अ हील, और ऐसा मुझे लगा था तब कि WWE फाइनली एजे को वो पुश दे देगी जो वो डिज़र्व करता है एज अ बैड गाय ऑफ कोर्स। बट क्या करती है WWE, उसे एक नया थीम तो दे देती है ईवल टाइप, और उसे एक नया गिमिक भी दे देती है ईवल टाइप का। बट जब बात आती है एक्चुअल मैच जीतने की तो WWE वैसा ही एजे स्टाइल्स को ट्रीट करती है जैसे 2 साल पहले करती आ रही थी। रॉयल रंबल में मैच होता है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए फैटल 4-वे का, और इस मैच में रोमन रेंस से ही एजे को पिन कराया जाता है। अरे भाई, तुमने उसे नया करैक्टर दिया है, नया थीम दिया है, वो एक मोमेंटम डिज़र्व करता है, मैच जीतना डिज़र्व करता है, और आपने उसे पहले ही बड़े मैच में हरवा दिया। ये क्या लॉजिक है यार। इसके बाद एजे स्टाइल्स का रेसलमेनिया में मैच होता है LA नाइट के साथ, और ये मैच LA नाइट जीत जाता है। अगर एजे को ये मैच हरवाना ही था तो एटलीस्ट उसे स्ट्रॉन्ग बुक तो करते, पता चलता कि वो टॉप लेवल सुपरस्टार है। एक ही फिनिशर से इस मैच का एंड कर दिया गया। इसके बाद एजे स्टाइल्स की दोबारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप पिक्चर में एंट्री होती है, जब उसका मुकाबला कोडी रोड्स के साथ होता है। कोडी रोड्स और एजे स्टाइल्स के 2 मैच होते हैं चैम्पियनशिप के लिए, दोनों ही एजे स्टाइल्स हार जाता है, और दोनों मैच बाय द वे बहुत अच्छे थे, 5 स्टार लेवल के थे, या एटलीस्ट 4.5 आप कह सकते हैं। ये चौथा वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैच था जो ट्रिपल एच के अंडर एजे स्टाइल्स हारता है। मतलब यार, अगर उसे चैम्पियनशिप नहीं जितवानी तो क्या फ़ायदा उसे बार बार चैम्पियनशिप मैच देने का। 1-2 बार मैच उसे दे दिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ठीक है, उसने आपके वर्ल्ड चैम्पियन को पुट ओवर कर दिया, ठीक है। अब आपको चाहिए कि एजे को पुश दो, बजाय इसके कि आप एजे पे फोकस करो, आप फिर उसको वापस ले आते हो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिर्फ इसलिए कि वो आपके चैम्पियन को है वो स्ट्रॉन्ग दिखाए।
बाय द वे, कोडी रूट्स वाले मैच में जैसा फ्रांस ने एजे स्टाइल्स को चीयर किया था, डब्ल्यू को इसी से कुछ शर्म कर लेनी चाहिए थी और एजे स्टाइल्स को एक डोमिनेंट वे में पुश देना चाहिए था। स्टिल डब्ल्यू ने ऐसा नहीं किया। मूविंग ऑन, फिर आती है 2025 की रॉयल रंबल। इस रॉयल रंबल में जो एक बहुत पॉपुलर सीन था वो ये था कि रोमन रेंस, सीएम पंक और जॉन सीना तीनों आपस में फेस ऑफ कर रहे होते हैं। ये अंडरस्टैंडेबल है कि तीनों टॉप पे थे तो आपस में फेस ऑफ करते, लेकिन एट द सेम पॉइंट एजे स्टाइल्स वहाँ पे रिंग में ले डाउन था। कैमरा एंगल इतना अजीब लग रहा था कि वो तीनों खड़े हैं आपस में स्टेयर डाउन कर रहे हैं और एजे जैसा सुपरस्टार जो है वो ले डाउन कर रहा है। इनफैक्ट जो सबसे बुरी चीज़ है वो ये है कि एजे स्टाइल्स और सीएम पंक का 1-on-1 जो है स्टेयर डाउन हो सकता था। इवन जॉन सीना और एजे स्टाइल्स का 1-on-1 स्टेयर डाउन हो सकता था। ये वो मोमेंट होता है जब दो बड़े सुपरस्टार आपस में स्टेयर डाउन कर रहे होते हैं, माहौल बना होता है, लेकिन एजे स्टाइल्स को उन्होंने इस काबिल भी नहीं समझा कि वो जॉन सीना या सीएम पंक से 1-on-1 स्टेयर डाउन कर सकता। आई मीन कम ऑन यार। आफ्टर दैट आपको पता है कि लोगन पॉल और एजे स्टाइल्स का रेसलमेनिया में मैच होता है जो एजे हार जाता है। एंड आफ्टर दैट समर स्लैम में डोमिनिक मिस्टेरियो के साथ मैच होता है चैम्पियनशिप के लिए, वो भी एजे हार जाता है। मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि ये दोनों मैचेस हारना एजे स्टाइल्स के लिए कितना मतलब कि इंसल्टिंग है। वो इन दोनों से एटलीस्ट जीतना डिज़र्व करता था। इसके बाद एक इवेंट आती है क्लैश इन पेरिस, जो कि ऑफ कोर्स पेरिस में होती है। इस इवेंट में एजे स्टाइल्स और डोमिनिक मिस्टेरियो का मैच होना चाहिए था, लेकिन डब्ल्यू ने बुक नहीं किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि एजे स्टाइल्स को लास्ट ईयर इतना कमाल का फ्रांस वालों ने चीयर किया था। इसके बावजूद उसे इस PLE में मैच ही नहीं दिया। यार ये किस तरह की बुकिंग है? होना तो यही चाहिए था कि क्लैश इन पेरिस में मैच करते, उन्होंने रॉ में रख दिया। था वो भी पेरिस में ही मैच, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये PLE वाला माहौल नहीं था। PLE वाला जो है वो एक अलग ही लेवल होता है। और यहाँ हम क्या देखते हैं, फ्रांस ने लास्ट ईयर से भी ज़्यादा एजे स्टाइल्स को चीयर अप किया। तकरीबन 5-10 मिनट लगातार एजे स्टाइल्स को वो अपना जो सिंगिंग सॉन्ग है फिनोमिनल वाला वो गाते रहे। और आई वुड से कि इतना चेयर तो कभी शिकागो वालों ने सीएम पंक को नहीं किया जितना कि फ्रांस वाले एजे स्टाइल्स को करते हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि एजे स्टाइल्स उस इलेक्ट्रिक क्राउड के सामने, अपने स्पोर्टिंग क्राउड के सामने वो चैम्पियनशिप जीत जाता, लेकिन क्या हुआ, डब्ल्यू ने वही काम किया जो वो एजे स्टाइल्स के साथ करती आ रही है। दे फंबल्ड हिम अगेन। एजे स्टाइल्स लॉस्ट इन फ्रंट ऑफ 20,000 पीपल सिंगिंग फिनोमिनल। ये जो डिसीजन था एजे को हराने का, आई वुड से कि ये ट्रिपल एच के एरा का सबसे घटिया तरीन डिसीजन था। आई मीन कोई भी बता सकता था कि ये मैच एजे जीतना डिज़र्व करता था। और उसके बाद एजे स्टाइल्स और जॉन सीना का मैच होता है, क्लासिक 5 स्टार मैच। और ये वाला मैच भी डब्ल्यू ने बुक नहीं था करना। एजे स्टाइल्स और जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर के प्लान में था ही नहीं। जॉन सीना ने बेसिकली खुद डब्ल्यू को फोर्स किया ये मैच बुक करने के लिए। इनफैक्ट एजे को इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उसे लगता था कि जॉन सीना का और एजे स्टाइल्स का दोबारा मैच हो सकेगा इन द रिटायरमेंट टूर, तो एजे ने क्लियरली कहा था कि उसे लगता है कि वो अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डब्ल्यू ने मतलब बेसिकली उसे इतना डाउन कर दिया है कि उसे लगता ही नहीं कि वो इस काबिल भी है कि जॉन सीना के साथ रिटायरमेंट टूर में एक मैच भी कर सके। आप अंदाज़ा लगा लें कि डब्ल्यू एजे स्टाइल्स को कितना एक लो लेवल सुपरस्टार के तौर पे देखती है। और एट द सेम टाइम आप अगर देखें कि जॉन सीना ने जो इंट्रोडक्शन दिया था एजे स्टाइल्स के लिए वो उसने अपनी तरफ से दिया था, किसी को भी नहीं था पता, ना क्रिएटिव टीम को पता था, ना एजे स्टाइल्स को खुद पता था। एजे स्टाइल्स के लिए जॉन सीना ने जो इंट्रोडक्शन लाइंस लिखी थी वो क्या कमाल की लिखी थी। अगर ट्रिपल एच में थोड़ी सी भी सेंस है तो वो जॉन सीना ने ये जो लाइनें लिखी हैं एजे स्टाइल्स के लिए, इसी से अंदाज़ा लगा सकता है कि एजे स्टाइल्स को ट्रिपल एच ने कितना डाउन कर दिया है और वो कितना अच्छा डिज़र्व करता है। एंड फाइनली बात करते हैं जो लेटेस्ट सीन है, एजे स्टाइल्स इज़ योर टैग टीम चैम्पियन अलॉन्ग विद ड्रैगन ली।
ज़्यादातर फैंस इस पे खुश थे कि एट लीस्ट चलो एजे स्टाइल्स को कोई तो चैम्पियनशिप मिली 4-5 साल बाद। बट आई वुड आर्ग्यू कि ये एजे स्टाइल्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि तकरीबन 7-8 महीने के बाद एजे स्टाइल्स भी रिटायर हो रहा है। और अगर एजे स्टाइल्स अब टैग टीम चैम्पियन बन गया तो ये मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि WWE एजे स्टाइल्स को रिटायरमेंट तक टैग टीम डिवीज़न में ही रख दे। तो एजे स्टाइल्स को चाहिए कि वो जल्द से जल्द चैम्पियनशिप लूज़ करे और एज अ सिंगल रेसलर दोबारा अपना जो है फाइनल रन वो शुरू कर दे। और इसमें मैं चाहता हूँ पर्सनली कि एजे स्टाइल्स अगली जो रॉयल रंबल है 2026 की ये जीते और रेसलमेनिया में उसका मैच हो CM पंक के साथ फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप। एजे स्टाइल डेफिनेटली डिज़र्व करता है कि वो अपनी वर्ल्ड चैम्पियनशिप एक बार और जीते। फाइनली मैं ये कहूँगा कि जितना ब्लेम WWE को जाता है एजे स्टाइल्स की पूरी बुकिंग का, उतना ही ब्लेम या एट लीस्ट थोड़ा बहुत ब्लेम एजे को भी जाता है। उसकी वजह यह है कि एजे स्टाइल्स बहुत ही सेल्फलेस बंदा है। एजे स्टाइल्स खुद ये चाहता है कि वो दूसरे सुपरस्टार्स को पुट ओवर करे, दूसरों का करियर बनाए, अपना चाहे बेशक जाए बाढ़ में, एक ग्रोथ ना हो। तो आप कह सकते हैं कि जितना ब्लेम WWE को जाता है थोड़ा बहुत एजे को भी जाना चाहिए। तो इन दी एंड आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि एजे स्टाइल्स की जो बुकिंग है क्या वो जस्टिफाई है, क्या एजे बेटर डिज़र्व करता है, और आगे फ्यूचर में जितना टाइम रह गया है एजे स्टाइल्स का 6-7 महीने 8 महीने, तो WWE को कैसे एजे स्टाइल्स को बुक करना चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दें। एंड टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।